A very great good morning to everyone. I hope you all are well. आपको मज़ा भी आ रहा होगा एंडोक्राइनोलॉजी की सीरीज देखते हुए। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, एज यू हैव सीन इन द बुक, that is the mechanism of hormonal action. In the previous video we discuss about the type of hormones कि हार्मोन्स कितने तरीके के होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, वो काम कैसे करते हैं. तो वी हैव डिस्कस अबाउट दी हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने देखा कुछ अमाइनो एसिड्स के नेचर के होते हैं, कुछ पेप्टाइडल नेचर के होते हैं, कुछ ग्लाइकोप्रोटीनियस नेचर के होते हैं. जैसे कि हमारे पास इंसुलिन है एंड द ग्रोथ हार्मोन. अगर हम बात करें हार्मोन्स स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं, वो किस तरीके से बात करते हैं. अभी हम यहाँ पे देखेंगे हार्मोन्स के काम करने का तरीका. अब जो हार्मोन्स के काम करने के तरीके के लिए इनके पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. व्हाट वी कॉल देम रिसेप्टर. कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनका एक साइट ऑफ एक्शन होता है. What we call them site of action. अब जो ये हार्मोन्स का जो रिसेप्टर्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं. एक होता है हमारे पास इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. व्हाट वी कॉल इट इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. एंड द सेकेंड वन इज एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर. अगर हम इंट्रासेलुलर की बात करें तो इंट्रासेलुलर का मतलब होता है इनसाइड. इनका मतलब क्या होता है इनसाइड. तो जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है रिसेप्टर उसको हम क्या बोलेंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. एंड द एक्स्ट्रासेलुलर मतलब क्या होता है जो सेल के आउटसाइड प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस. दैट इज नोन एज एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर. सो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के अंदर हमारे पास दो साइट होती हैं. फर्स्ट वन इज साइटोसोल एंड द अनदर वन इज न्यूक्लियस. अगर कोई हार्मोन है, अगर उसका रिसेप्टर साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है तो उस रिसेप्टर को हम बोलते हैं टाइप 1 रिसेप्टर. एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं टाइप 2 रिसेप्टर. क्लियर कि हमारे पास इंट्रासेलुलर रिसेप्टर टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है इफ इट इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल देन वी कॉल इट टाइप 1 रिसेप्टर. एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट इज नोन एज टाइप 2 रिसेप्टर्स. अगर हम एक्स्ट्रासेलुलर की बात करें तो इनके बारे में हमें इतना एक्सपोजर नहीं है. बेसिकली दीज आर प्रेजेंट ओनली नहीं बोल सकते क्योंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि वेदर दे आर ओनली प्रेजेंट इन द सेल सरफेस बट दे आर प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस. अभी तक इन हार्मोन्स के बारे में जो एक्स्ट्रासेलुलर प्रेजेंट होते हैं इनके बारे में इतना रिसर्च नहीं हुआ है. अभी हम देखेंगे कि जो हार्मोन्स, ये तो हम लोगों ने देखा रिसेप्टर्स के बारे में. अभी थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे हल्का सा कि जो हार्मोन्स होते हैं कि हमारे पास हार्मोन्स होते हैं. हार्मोन्स का जो नेचर होता है वो दो तरीके का होता है. एक होता है स्टेरॉइड नेचर and the another one is peptide protein या फिर अमाइनो एसिड नेचर. अगर हम स्टेरॉइड की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था T3 एंड द T4 हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन. एंड अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमने अमाइनो एसिड्स के रूप में देखा था कैटेकोलामाइंस, जिसमें हम लोगों ने दो हार्मोन्स देखे थे, एपिनेफ्रिन हार्मोन, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन. ओके. और हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन.
यहाँ पे कुछ इस तरीके के हमने देखा था। अभी जो ये हार्मोन्स होते हैं स्टेरॉइड नेचर होने की वजह से ये क्या होते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, अगर हम इनके नेचर की बात करें तो इनका नेचर होता है लिपोफिलिक। लिपोफिलिक का मतलब होता है लिपिड लवर। क्या बोलते हैं लिपोफिलिक को, लिपिड लवर। एंड दीज आर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, वाटर हेटर, इनको पानी से डर लगता है, इसलिए पानी से क्या करते हैं, अपने आप को दूर भगाने की कोशिश करते हैं, जो स्टेरॉइडल नेचर के हार्मोन्स होते हैं हमारे पास। सेकेंडली जब हम पेप्टाइड हार्मोन्स की बात करते हैं तो इनका नेचर होता है लिपोफोबिक। इनको स्टेरॉइडल नेचर, जो कोलेस्ट्रॉल से भरे होते हैं, लिपिड नेचर वालों से इनको डर लगता है। और सेकेंडली केस में ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर को लवर होते हैं। अभी इन्हीं एक्शंस के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है इनके हार्मोनल के रिएक्शन के हिसाब से। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ये काम कैसे करते हैं। अब जो स्टेरॉइडल नेचर का होगा, अब जो ये स्टेरॉइड हार्मोन होगा ये हमारे पास मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर है इतना। यहाँ पे कोई हार्मोन आया इस तरीके से, ये कोई हार्मोन है, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, स्टेरॉइडल हार्मोन है कोई भी। अब यहाँ पे तो क्या होता था, अभी लिपिड की मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये तो लिपिड की बायो मेम्ब्रेन है। अब ये क्या करता है, ये हार्मोन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत इजीली डिफ्यूज कर जाता है कि बाय डिफ्यूजन इट एंटर्स इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कम इन कांटेक्ट इनटू द साइटोसोल। अब साइटोसोल में जो इसका रिसेप्टर्स प्रेजेंट था, ये इसका रिसेप्टर था, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट था। अब जैसे ही ये हार्मोन यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएगा, चेंजेस आएंगे, और चेंजेस आने की वजह से अब इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये हार्मोन बाइंड कर गया और यहाँ पे इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। क्लियर इतना। अब जो ये हार्मोन, ये क्या हो गया हमारे पास हार्मोन, एंड दैट वन इज द रिसेप्टर। अब ये हार्मोन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे ये हार्मोन और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इसका क्या था, ये हमारे पास डीएनए है, और यहाँ पे इस न्यूक्लियर रिसेप्टर सिग्नलिंग का रिसीवर प्रेजेंट था। तो अब ये हार्मोन यहाँ पे आएगा, इसके साथ बाइंड करेगा और क्या बोलेगा, सिग्नल देगा, जहाँ पे इस डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होगी। क्या बनेगा डीएनए से, इंफॉर्मेशन एज इन द केस ऑफ आरएनए, दैट इज बेसिकली रेप्लिकेशन। अब यहाँ पे क्या होगी हमारे पास, डीएनए से आरएनए की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब जैसे ही आरएनए बना यहाँ पे, तो अब ये आरएनए आ जाएगा साइटोसोल में आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द एमआरएनए, मतलब मैच्योरेशन फॉर्म में ये यहाँ पे साइटोसोल में आया, और यहाँ पे फिर राइबोसोम प्रेजेंट थे, वो इसके साथ असेंबली कर जाएंगे। अब जैसे इन राइबोसोम बाइंड किया तो इन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड की एक सीक्वेंस बनानी शुरू कर दी, ट्रांसलेशन हुई और इंफॉर्मेशन को डिकोड किया। ये था स्टेरॉइडल हार्मोन का काम करने का तरीका, कि ये हार्मोन आएगा, रिसेप्टर आएगा, फिर सेल से बाहर जाएगा। ओके, एक बार हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि हार्मोन्स क्या करेगा। हार्मोन जो था बाय डिफ्यूजन एंटर्स इनटू द
enters into the plasma membrane through the plasma membrane, enter into the cytosol. जैसे ही वो साइटोसोल में आएगा तो हार्मोन binds to its intracellular receptor and it's converts its 3D structure, कि जो इसके 3D स्ट्रक्चर थी, मतलब कोई इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी, जैसे ही हार्मोन आया बाइंड किया, इसने क्या किया, इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया कि जिसको रीड आउट किया जा सके। कहते हैं कि उसको कंप्लीट किया एज अ परफेक्ट स्ट्रक्चर, उसको कन्वर्ट किया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को एक्सपोज कर दिया उसका न्यूक्लियर रिसेप्टर सिग्नल की। जो ये एनएलएस सीक्वेंस थी जो यहाँ पे छिपी हुई थी, इसको क्या कर दिया, अब इसने एक्सपोज कर दिया। अब जैसे एक्सपोज हो जाती है, मतलब ये ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल हो जाती है टू एंटर इनटू द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस में एंटर करेगी, न्यूक्लियस में एंटर करेगी तो डीएनए पे इस न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल का रिसेप्टर प्रेजेंट था। अब इसने डीएनए के साथ बाइंड किया, डीएनए को सिग्नल मिला कि अब इसको ट्रांसक्रिप्शन शुरू करनी है, तो इसने आरएनए की फॉर्मेशन की। आरएनए से फिर यहाँ पे मैच्योर एमआरएनए बना, वो सेल्स न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर आया एमआरएनए की फॉर्म में। फिर यहाँ पे आके राइबोसोम की असेंबली यहाँ पे आती है, ट्रांसलेशन होती है और इन्फॉर्मेशन को डिकोड किया जाता है। दैट इज ऑल अबाउट द हार्मोनल एक्शन ऑफ अ स्टीरॉयडल हार्मोन। अभी हम एक बार देख लेते हैं जो T3 और T4 हार्मोन होता है वो किस तरीके से काम करता है। वो भी एक तरीके से स्टीरॉयडल हार्मोन है। वैसे तो हम उसको T3 और T4 हार्मोन के रूप में भी पढ़ेंगे, पर लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे उसका ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमारे पास क्या होते हैं, 2 हार्मोन होते हैं थायराइड ग्लैंड जिनको सिक्रीट करती, एक होता है T4, एक होता है T3। ये कौन सा है, T3 हार्मोन है, एंड दैट इज ऑल अबाउट द T4 हार्मोन। अब इस T4 के पास होते हैं 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल और इसके पास होती 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल। बस इतना लर्न कर लेना आप। अब ये दोनों हार्मोन्स क्या करेंगे, स्टेरॉयडल नेचर के हैं, तो डिफ्यूजन के थ्रू ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। ये तो हो गया हमारे पास T3। पर लेकिन यहाँ पे आ गया हमारे पास T4। अब ये T4 जो हार्मोन होता है ये डायरेक्टली न्यूक्लियस में एंटर नहीं कर सकता। ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, ये डीएनए है, क्लियर। अब जो ये T3 हार्मोन था, इसके पास तो पावर है कि ये इसका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में नहीं होता, डायरेक्टली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका रिसेप्टर कौन सा हो जाएगा, टाइप 2 रिसेप्टर। कौन सा हो जाएगा, टाइप 2 रिसेप्टर। अब ये T3 हार्मोन का जो यहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट था, अब ये T3 तो आ चुका है, इसने तो अपना आरएनए बना दिया, फिर इसने एमआरएनए बना के पहुँच गया यहाँ पे, इस तरीके से पॉलीपेप्टाइड को सीक्वेंस को कन्वर्ट कर दिया अमाइनो एसिड्स के रूप में, इसने इन्फॉर्मेशन को आगे पॉलीपेप्टाइड के रूप में सिग्नलिंग को कास्केड कर दिया, सिग्नलिंग को ट्रांसफर कर दिया। पर लेकिन इन केस ऑफ T4 हार्मोन, ये T4 हार्मोन पहले कन्वर्ट हो जाता है T3 में। अब T3 में कन्वर्ट कराना है तो हमें इसको भी 3 आयोडीन चाहिए हमें। इसका एक आयोडीन की जो T4 था 4 आयोडीन था, अब इसको T3 में कन्वर्ट करना है हमें, तो इसका एक आयोडीन क्या निकल जाएगा, बाहर निकलेगा। और उस आयोडीन को बाहर निकालने का काम किसका होता है, एक होता है यहाँ पे टाइप 2 डीआयोनिडेज एंजाइम। टाइप 2 डीआयोनिडाइज एंजाइम होता है जो क्या करेगा, यहाँ से T4 से एक आयोडीन के मॉलिक्यूल को बाहर रिलीज आउट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ T3। अब ये T3 क्या करेगा, पहुंच जाएगा यहाँ पे,
फिर एक्शन इस तरीके से बोलते हैं कि भाई थायराइड हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर इसकी ओवर सिक्रेशन कम होगा तो हाइपो वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे पैसिवली हम लोगों ने अपटेक किया है किसका, T3 एंड T4 हार्मोन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थ्रू द डिफ्यूजन, बिकॉज दे आर द स्टेरॉयडल टाइप ऑफ नेचर। अब T4 हार्मोन के ऊपर व्हेन द T4 enters into the cytoplasm, then type 2 deionidase enzyme work on it and it was converted into the T3 hormone, and then T3 hormone binds to its receptors present on the DNA in the nucleus. As the information was passed into the T4 into the nucleus, then the T3 hormone converts them into the RNA transcription, then translation, and the information was decoded here. That is the nature of हार्मोनल एक्शन ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन। तो जितने भी हमारे पास हाइड्रोफोबिक हार्मोन होते हैं या फिर लिपोफिलिक हार्मोन्स होते हैं, इनका जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है या तो वो साइटोसोल में मिलेगा या फिर न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। अब ये अपना जीन एक्सप्रेशन के थ्रू कि जैसे जीन का एक्सप्रेशन इंक्रीज करेगा तो इनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। वीडियो को पॉज करना और अपने डायग्राम्स वगैरह एंड ऑल्डर थिंग्स वाज क्लियर टू यू, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस, यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन of steroid hormone, कि explain the mechanism of action of steroidal hormone। with suitable illustration। जहाँ पे भी इलिस्ट्रेशन वर्ड आता है यहाँ पे आपको प्रॉपर डायग्राम दिखाने हैं और किस तरीके से काम कर रहा होता है कि हार्मोन आया, फर्स्ट स्टेप क्या था, फिर यहाँ पे उनके की पॉइंट्स लिखने हैं और आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है। Now we will see the action of हाइड्रोफिलिक हार्मोन। हाइड्रोफिलिक हार्मोन का मतलब कौन सा होगा कि ऐसे हार्मोन जो कैसे होते हैं, वाटर लवर होते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। इन वाटर हार्मोन्स में हम लोगों ने देखा था, एक हमारे पास कैटेकोलामाइंस की सीरीज पढ़ी थी हम लोगों ने, कैटेकोलामाइंस, जिसमें हम लोगों ने हार्मोन लिया था, हमारे पास एपिनेफ्रिन हार्मोन था, दैट इज द हार्मोन, एंड इसका जो रिसेप्टर होता है वो फॉलो करता है GPCR सिग्नलिंग को, और रिसेप्टर का नाम है बीटा एडर्निजेनिक रिसेप्टर। क्या नाम है? बीटा एडर्जेनिक रिसेप्टर। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। और इन हार्मोन्स के बारे में काम बताने वाले कौन थे? ई स्विट्जरलैंड मॉडल था, जिन्होंने हमें बताया था कि जो हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स होते हैं, मतलब जो वाटर लेवल हार्मोन होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। ये हमारे पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे इस तरीके से रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज द रिसेप्टर। आई होप इट इज द बीटा एडर्जेनिक रिसेप्टर एंड दैट इज एनी काइंड ऑफ हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करेगा? यहाँ पे बाइंड करेगा एंड दैट इज द हार्मोन, एंड दैट वी कॉल इट हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। आई होप इतना क्लियर है कि भी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर क्या होता है,
एक्सोप्लाज्मिक पार्ट कौन सा होता है, और ये होती है लिगेंड बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं इसी को हम। अभी हम इसको और ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास हम लोगों ने देखा, ये हमारी मान लेते हैं हम लोग हमें पता, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। अब ये तो कैसे हैं, वाटर लवर है। अब जितने भी वाटर लवर होते हैं वो लिपोफोबिक होते हैं, मतलब वो लिपिड को देख के दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एज सपोज वी आर हैविंग ए हार्मोन, ये हमारे पास कोई हार्मोन है जिसको हम लोगों ने मान लिया एपिनेफ्रिन हार्मोन है। अब ये एपिनेफ्रिन हार्मोन का रिसेप्टर है, दैट इज बीटा एडर्जेनिक रिसेप्टर। व्हाट इज इट? बीटा एडर्जेनिक रिसेप्टर है ये हमारे पास। अब ये हार्मोन यहाँ पे आता है, इसी साइट को हम कई केसेस में लिगेंड बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं, या फिर हार्मोन बाइंडिंग साइट, लिगेंड बाइंडिंग साइट या फिर हार्मोन बाइंडिंग साइट। ये हो गया फर्स्ट स्टेप कि हार्मोन्स ने बाइंड किया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। इसका जो ये इसका एंड टर्मिनल एंड है, मतलब एक्सोप्लाज्मिक साइड है, ये इसकी एक्सोप्लाज्मिक साइड है, और ये साइटोप्लाज्मिक साइड है या फिर साइटोसोलिक साइट है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक साइड में या सी टर्मिनल एंड की तरफ ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये आगे सिग्नल देगा। ये कोई मॉलिक्यूल बैठा हुआ था, इसने क्या किया, इसको भी एक्टिवेट कर दिया। अब इसने आगे कोई मॉलिक्यूल बैठा हुआ था, उसको इसने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। फिर कोई और मॉलिक्यूल बैठा हुआ था, इसने उसको एक्टिवेट कर दिया। इस तरीके से ये साइटोसोल के अंदर क्या करता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को फॉलो करता है। in which information was passed from one level to the another level। तो यहाँ पे तीन पार्ट हम लोगों ने देखा। फर्स्ट वन इज द रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, दैट इज बेसिकली द रिसेप्टर बाइंडिंग, देन द ट्रांसडक्शन पाथवे। अब ये क्या करेगा, ये जनरेट करेगा बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स कि उस हार्मोन का हमारी बॉडी में क्या काम होना चाहिए। अब जैसे एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है, इसी को हम बोलते हैं फाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। जब भी हम कोई स्नेक वगैरह देखते हैं, कि जब हम लोगों ने स्नेक देखा तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम डर जाते हैं। तो उस डरने की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ये एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होएगा तो ये अपने रिसेप्टर के साथ हमारी सेल सरफेस पे बाइंड करेगा। जैसे ही सेल सरफेस पे बाइंड करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो मतलब स्वेटिंग होती है, पसीना आने लग जाता है, जब घबराहट नर्वसनेस होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि हमारी बॉडी ने सिग्नल ट्रांसडक्शन को पाथवे को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ये था हार्मोनल एक्शंस के बारे में कि भाई वो किस तरीके से काम करते हैं। आई होप इतना आप सबको क्लियर होगा कि बहुत इजी वे में मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको समझा सकूं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको पसंद आ रही होंगी वीडियो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ what is the mechanism of hormonal mechanism of hormone which are hydrophilic in nature, which are hydrophilic nature, give illustration and try to explain in a better way।
एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा निकल के आता है, write the difference between the hormonal action of steroid hormone and hydrophilic hormone. Thank you so much rest for all the video, and next in video we will going to discuss about the one by one of the hormonal series. First we will discuss about the hypothalamus, then pituitary gland, then thyroid gland, adrenal gland, one by one. अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. थैंक यू.